दोस्तों हाल ही में मैंने एक मलयालम सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म देखा है जिसका नाम भूतकालम है और इस फिल्म को राहुल सदाशिवन डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे भूतकालम को मिले हैं एन अमेजिंग 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम एक घर देखते हैं जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत इधर उधर घूम रही होती है। चलते चलते ये औरत एक कमरे में आ जाती है जहां वो चुपचाप बैठ जाती है। कमरे में हम एक नौजवान लड़के को सोते देखते हैं जिसकी इस हलचल से नींद टूट जाती है। इस लड़के का नाम वीनू है और ये औरत वीनू की नानी है। हम व्यूअर समझ पाते हैं कि वीनू और उसकी माँ आशा इस घर में रहती हैं और ये दोनों मिलकर नानी का ख्याल भी रखती हैं। आज भी नानी के अचानक उठ जाने पर वीनू अपनी माँ को जगाता है और वो दोनों वापस उन्हें व्हील चेयर पे बैठा देते हैं। इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि वीनू अब बार बार नानी का ख्याल रखते हुए परेशान हो चुका है। वो अपनी माँ से एक लिव इन नर्स रखने की बात करता है मगर वो साफ मना कर देती हैं। आशा का कहना था कि उनकी सैलरी से ये घर बड़ी मुश्किल से चल पाता है और उनके पास नर्स रखने के पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वीनू भी पढ़ाई खत्म कर लेने के बावजूद कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो ऐसे में नर्स अफोर्ड कर पाना मुश्किल होगा। खैर अगले सीन में हम वीनू को छुप कर स्मोक करने जाते देखते हैं। वहीं नानी के कमरे में अचानक हलचल होती है। इससे उनकी नींद टूट जाती है और वो पलट कर कमरे में किसी को देखती है। अब ये कौन था ये तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन अगले दिन पता चलता है कि नानी चल बसी हैं। इस हादसे से हम आशा को बहुत दुखी देखते हैं मगर वीनू मानो इन बातों से बिल्कुल डिटैच्ड हो चुका था। हम उसे इमोशनलेस तरीके से सारे रिचुअल्स करते देखते हैं। लेकिन एज आई सेड, आशा इस हादसे से बहुत परेशान हो गई थी, इतनी कि हम उन्हें अगली सुबह एक क्लिनिक में देखते हैं। आशा डॉक्टर वीना को कंसल्ट कर रही होती है और यहाँ हम भी समझ पाते हैं कि आशा को पहले से ही क्लिनिकल डिप्रेशन रहा है। ये बीमारी उनकी फैमिली में जेनेटिक है और इससे पहले आशा की माँ को भी था। आशा बताती है कि जब तक उसकी माँ सही सलामत थी तब तक आशा अपना दुख दर्द उनसे बांट लिया करती थी मगर अब वो बिल्कुल अकेला महसूस करती है। ऐसे में डॉक्टर आशा को सलाह देती हैं कि वो अपनी दवाइयां रेगुलरली लिया करे और अपनी प्रॉब्लम्स अपने बेटे के साथ भी शेयर करे। लेकिन आशा इस पर कहती है कि वीनू बिल्कुल अपने पिता की तरह है और वो उसके साथ ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाती। एनीवेज आगे के सीन्स में हम वीनू को वाकई अपने प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ देखते हैं। वो कुछ न कुछ करके खुद को असल जिंदगी से डिस्ट्रैक्टेड रखता है। अब चाहे वो शराब पीना हो, धूम्रपान करना हो या फिर दिन भर फोन या लैपटॉप चलाना हो। हमें पता चलता है कि वीनू की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम प्रिया है मगर वीनू उससे भी अवॉइड ही करता है। अब नानी की मौत के बाद आशा को कुछ रिलेटिव सजेस्ट करते हैं कि उन्हें वीनू को नौकरी के लिए बाहर भेज देना चाहिए, लेकिन आशा इसके लिए राजी नहीं होती। वो कहती है कि उसका इस दुनिया में बस उसका बेटा ही है और वो उसे दूर नहीं भेजना चाहती। खैर आगे हम उसी रात का समय देखते हैं और वीनू अपने कमरे में बैठा फोन चला रहा होता है जब उसकी माँ उसे नानी का व्हील चेयर कमरे में रख देने को कहती है। हम वीनू को कमरे में जाते तो देखते हैं मगर उसके ठीक पीछे एक परछाई महसूस करते हैं। जब वीनू चेयर को अंदर रख रहा होता है तब अचानक एक अजीब चीज होती है। वहीं रखा चश्मा अपने आप नीचे गिर जाता है। ये देख आशा भी वहां आ जाती है और एज यूजुअल वीनू को ठीक से काम करने के लिए ताने देने लगती है। अब अगली सुबह में पता चलता है कि आशा एक स्कूल में टीचर का काम करती है और उनके हमेशा उदास रहने से बच्चों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसलिए आशा के बॉस उसे सलाह देते हैं कि आप थोड़ा खुश होकर काम करने की कोशिश करो। ये बात सुन आशा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इनफैक्ट हम उसे वॉशरूम में खड़े हुए रोते देखते हैं। अब उस रात फिर से एक अजीब हादसा होता है। रात के करीब 1-1:30 बजे हम वीनू को अपने कमरे में लैपटॉप पर पाते हैं जब उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। वीनू एक्सप्लोर करने बाहर जाता है जहां वो कुछ देख नहीं पाता मगर हम व्यूअर्स देखते हैं कि दूर कोने में एक परछाई मौजूद है जो बिल्कुल वीनू की नानी जैसी दिखाई दे रही है। खैर इसके बाद के सीन में हम वीनू को एक जॉब इंटरव्यू में देखते हैं। उसका ये इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता। इनफैक्ट वीनू का अनअटेंटिव पहनावा वगैरह काफी अजीब लग रहा था और इंटरव्यूअर्स उसे भला बुरा कह के वहां से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे में वीनू अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जिसे हाल ही में शहर के बाहर एक नौकरी मिली है। वीनू अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए अपने होटल में बात करे और उसका दोस्त इस बात के लिए राजी हो जाता है।
लेकिन घर पहुंचकर जब वीनू ये बात अपनी माँ के साथ शेयर करता है तो आशा फिर बहुत गुस्सा हो जाती है। असल में वीनू ने डी फार्मा की पढ़ाई कर रखी थी और आशा नहीं चाहती थी कि वो कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना करियर खराब करे। ऊपर से बाहर जाने की बात से तो वो एकदम ही उखड़ गई थी। बदले में वीनू अपनी माँ से काफी बहस कर लेता है और तो और उन्हें उल्टा सीधा भी सुना देता है, सेइंग कि उन्हीं के कारण वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया है। अब ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ जाता है कि वीनू के पापा का नाम भी बीच में आ जाता है और इस पॉइंट पे आशा सह नहीं पाती। वो गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लेती हैं और एक बार फिर अपनी माँ को याद करके बहुत रोने लगती हैं। अब रात को वीनू के साथ वो अजीब हादसे बंद नहीं होते। कभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है तो कभी अपने कमरे के बाहर कोई खड़ा महसूस होता है। एक दिन तो उसके घर के बाहर कुछ कुत्ते अचानक ही भौंकने लगते हैं जिससे वो बहुत चौंक जाता है, लेकिन इन सब बातों को वो अपना वहम समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था। कमिंग टू आशा, वेल एक दिन उनके क्लास में एक बच्ची लगातार अपनी बैट से खेले जा रही थी जिससे आशा एकदम इरिटेट होने लग जाती हैं और उस पर गुस्सा हो जाती हैं। वो बच्ची के हाथ से उसका बैट छीन लेती हैं जिससे उस बच्ची को चोट भी लग जाती है। इस बात से बच्ची के पेरेंट्स काफी गुस्सा हो जाते हैं जिसके परिणाम अनुसार आशा को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इन बातों से बेखबर हम वीनू को अगली सुबह तैयार होते देखते हैं जब वो नोटिस करता है कि उसका फोन टूट चुका है। गुस्से में पैर पटकते हुए वीनू सीधा अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें इस बात के लिए कन्फ्रंट करता है, मगर आशा का कहना था कि उन्हें फोन के बारे में कुछ नहीं पता। उल्टा उन्हें लगता है कि फोन वीनू से ही टूटा होगा। ये सुन वीनू एक बार फिर अपनी माँ से झगड़ा कर लेता है एंड देन यहाँ से निकल लेता है। आशा इस बात से काफी आहत होती है और मजबूरन उन्हें फिर से एक बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर आशा को समझाती हैं कि उसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की, खुश रहने की कोशिश करनी होगी। वो उसे कुछ दवाइयां भी देती हैं ताकि वो रात में ठीक से सो पाए। अब उस रात वीनू को फिर से कमरे के बाहर किसी के कदम सुनाई देते हैं। ऐसे में वीनू अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इस घटना से डरते हुए वीनू बाहर की तरफ झांकता है जहां उसे अपने नानी के व्हीलचेयर की आवाज सुनाई देने लगती है, मानो कोई उस पर बैठकर उसे चला रहा हो। इस आवाज से वीनू बहुत परेशान हो जाता है और वो डरते हुए अपनी नानी के कमरे की तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि किसी ने व्हीलचेयर को खोल दिया है और चेयर अपनी जगह से काफी दूर रखा हुआ है। डरते हुए वीनू कमरे का हर कोना चेक करता है, मगर कमरे में उसके अलावा कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में वीनू व्हीलचेयर को वापस उसकी जगह पर रखकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका नाइटमेयर अभी शुरू ही हुआ था। वीनू पाता है कि कोई तो कमरे को बाहर से बंद कर रखा था। वीनू के बहुत चीखने चिल्लाने पर भी कोई फायदा नहीं होता और इधर बाथरूम की तरफ देखने पर वीनू को वहां किसी की परछाई नजर आती है जिसे देख वो और भी चिल्लाता है। वहीं आशा तो अपनी दवाइयां लेकर गहरी नींद में सो चुकी थी और इसीलिए उन्हें वीनू की हालत का कुछ पता नहीं चलता। ऐसे में सुबह हो जाती है और आशा फाइनली जागती है। आशा को उसके देवर का फोन आता है जिनसे उन्हें पता चलता है कि पिछली रात वीनू घर से किसी तरह भागते हुए निकला और अपने अंकल के घर पहुंच गया है। वीनू का कहना था कि उसकी नानी ने उसे कमरे में लॉक कर दिया था और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा है। ऑब्वियसली कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। इनफैक्ट अंकल कहने लगते हैं कि वीनू की हालत बहुत खराब है और उन्हें डर है कि वो अपनी पिछली आदतों में वापस पड़ रहा है। वो आशा को यही बताते हैं कि उन्होंने वीनू को एक बार से बाहर आते देखा था। यहाँ हमें पास्ट की एक और बात पता चलती है। दरअसल कॉलेज के दिनों में वीनू को अल्कोहल और सिगरेट की बुरी लत पड़ गई थी जिस कारण वो गहरे डिप्रेशन में रहता था। तब उसे बहुत मुश्किल से उस रास्ते से निकाला गया था, लेकिन अब अंकल को डर था कि वीनू फिर से गलत संगत में पड़ रहा है। इस कारण वो आशा को एक काउंसलर सजेस्ट करते हैं जिनका नाम था जॉर्ज। अंकल का मानना था कि वही अब वीनू की मदद कर सकते हैं। अब आशा पहले तो इसके लिए राजी नहीं होती, मगर फिर वो वीनू की हालत देखती है और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो पिछली कई रातों से सोया नहीं है और वो बहुत डरा हुआ भी लग रहा था। तो हाँ, उसकी ये हालत देख आशा भी मान जाती है। तो इसके बाद वीनू से मिलने जॉर्ज आता है जिससे वीनू अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। ये सब सुन जॉर्ज कहने लगता है कि वीनू को हेलुसिनेशंस आ रहे होंगे और इस बात से वीनू इतना ऑफेंड होता है कि वो जॉर्ज को घर से निकल जाने को कहता है। वीनू की इस हरकत से अंकल भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन जॉर्ज कहता है कि वो फिर से वीनू से बात करने की कोशिश करेगा। एनीवेज, अगली रात वीनू को फिर से घर में हलचल महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है मानो किसी ने कोई भारी सामान गिराया हो, लेकिन आशा को तो कुछ सुना ही नहीं दिया था। आशा वीनू को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वीनू अचानक भड़क जाता है। वो अपनी ही माँ पर पागलों जैसे चीखने लगता है, जो सुनकर एक पल के लिए आशा भी चौंक जाती है। क्लियरली वीनू किसी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। अब अगली सुबह आशा से उसकी पड़ोसी बात करने आती है और वो आशा से वीनू के बारे में पूछती है, लेकिन हम आशा को इस कॉन्वर्सेशन से इरिटेट होता हुआ देखते हैं। इनफैक्ट वो बहाना बनाकर घर के अंदर चली जाती है और यही नहीं, वो यहाँ के सारी खिड़की दरवाजे बंद भी कर लेती है ताकि कोई उससे मिलने या सवाल करने ना आए। उस शाम आशा एक बार फिर अपने डॉक्टर से मिलने जाती है, लेकिन क्लिनिक पहुंचकर उसे एक और झटका लगता है। उसकी डॉक्टर का अब ट्रांसफर हो चुका था। जी हाँ, उनकी जगह कोई नया डॉक्टर आया था जिससे आशा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अतः काउंसलिंग के दौरान वो उससे पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है,
लेकिन प्रॉब्लम से घिरी आशा कहीं ना कहीं अपना दर्द बयां कर करके थक चुकी थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो सब कुछ शुरू से शुरुआत कर सके, इसीलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप निकल जाती है। इधर हम वीनू को देखते हैं जो अब लगभग 4 रातों से जागा हुआ है और वो डरा डरा इधर उधर फिर रहा था। ऐसे में वो अपनी प्रॉब्लम प्रिया के साथ शेयर करता है, लेकिन प्रिया भी वीनू के बात को इग्नोर कर देती है। वहीं जॉर्ज वापस इनके घर आता है, लेकिन उस वक्त घर में ताला लगा हुआ था, यानी कि घर में ना तो आशा थे ना ही वीनू। जॉर्ज आशा वीनू को कांटेक्ट करने ही वाला था कि उससे बात करने वही पड़ोसी आती है। जॉर्ज से उसका हाल चाल लेने के बाद वो औरत एक अजीब बात बताती है। वो कहती है कि इस घर में ज्यादा देर तक ठहरना सही नहीं होगा, यहाँ कुछ गड़बड़ है और इसीलिए आप भी यहाँ से जल्दी निकल जाइए। अब उस औरत की ऐसी बातें ऑब्वियसली जॉर्ज को बहुत अटपटी लगती हैं। वो उसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है, तो ये औरत बताती है कि आशा और वीनू के अलावा कोई भी ऐसा किराएदार नहीं है जो इतने दिन तक इस घर में टिक सका है। असल में इस घर का बहुत ही काला इतिहास है। लोगों की माने तो आज से कुछ साल पहले एक नया नवेला जोड़ा इस घर में रहने आया था। वो एक हंसता खेलता परिवार था, मगर फिर पता नहीं कैसे धीरे धीरे उस परिवार में जो आदमी था उसकी दिमागी संतुलन खराब होने लगी। एक दिन पागल होकर उसने अपनी बीवी बच्चों को जहर देकर मार दिया और फिर खुद भी फांसी लगा लिया। इस हादसे के बाद ये घर काफी दिनों तक खाली रहा, लेकिन फिर कोई बैंकर यहाँ रहने आया था, मगर एक दिन उसने भी अपनी जान लेने की कोशिश की। इसके बाद तो ये घर 6 साल तक वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। अब आशा का परिवार यहाँ रह तो रहा है, लेकिन उसकी माँ की जान जा चुकी है और उन्हें डर है कि अगला नंबर कहीं आशा या वीनू का ना हो। ये कहानी जानने के बाद जॉर्ज कुछ ऐसा करने का फैसला करता है जो हॉरर मूवी में हर डम प्रोटैगनिस्ट के लिए एक लेसन है। जी हाँ, जॉर्ज इस परिवार से हर तरह से दूर जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम वीनू को एक डार्क होल में धीरे धीरे गुम होते हुए देखते हैं। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक आदि करने लगता है और उसे बार बार एक ही तरह के हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। रात में वो अकेले सो भी नहीं पा रहा था और उसे हर पल किसी के आसपास होने का एहसास होता। आशा उसकी ये हालत नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो जॉर्ज से बात करने की कोशिश करती है, मगर जॉर्ज उनका फोन इग्नोर किए जा रहा था। यहाँ जॉर्ज की बीवी उसे सलाह देती है कि उसे एक बार बात की जड़ तक पहुंचना चाहिए। क्या पता ये सब सिर्फ अफवाह हो और आशा के परिवार को जेन्युइनली उनकी जरूरत हो। ये सुन जॉर्ज भी सोच में पड़ जाता है और ऐसे में वो अगले दिन उस मकान के असली मालिक के घर तक पहुंच जाता है। मकान मालिक जॉर्ज को अवगत कराते हैं कि पड़ोसियों ने जो उसे बताया है वो बिल्कुल सच है। वो घर असल में उनके बेटे बहू का आशियाना था और उन्होंने बड़े चाव से उसे बनवाया था, मगर घर में शिफ्ट होते ही उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उनके बेटे ने एक दिन अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और खुद को भी खत्म कर लिया। यही नहीं, जॉर्ज को मालूम होता है कि वो बैंकर वाली कहानी भी सच्ची थी। बैंकर की बीवी जॉर्ज को बताती है कि उसके पति बहुत परेशान रहने लगे थे। वो अक्सर कहते हैं कि उन्हें घर में किसी की मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन उनके अलावा ये बात और किसी को समझ नहीं आती थी। इनफैक्ट बैंकर की बीवी को खुद भी वहां कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक दिन बैंकर खुद को मारने की कोशिश किया था और किसी तरह उन्हें बचाया गया, ऑल्दो वो हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गए। दूसरी तरफ हम वीनू को देखते हैं जो पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। किसी तरह सब कुछ अवॉइड करने के ख्याल में वो शराब के नशे में धुत हो जाता है और एक बार में लड़ाई करने लगता है। यही नहीं, लड़ाई करने के बाद वो पागलों की तरह चीखने लग गया था, जिससे आसपास के सभी लोग डर जाते हैं। वीनू की हालत देख उसके घर वालों को फोन किया जाता है और अंकल किसी तरह वीनू को घर पहुंचाते हैं। अंकल यहाँ आशा को समझाते हैं कि हो ना हो वीनू को अब अस्पताल जाने की जरूरत है। उसकी दिमागी हालत अब नॉर्मल नहीं रही है और वो कल ही उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे। ये बात सुन आशा पूरी तरह टूट जाती है। अब उस समय जॉर्ज अंकल को फोन लगाता है और उन्हें उस शापित घर का सच बताने की कोशिश करता है, मगर अंकल मान चुके थे कि ये सब वीनू की मानसिक बीमारी है। आखिर है तो वो आशा का बेटा ही ना, जिसे खुद भी क्लिनिकल डिप्रेशन रहा है और इस फैमिली में ये चीज चली है। वो जॉर्ज से भी साफ साफ कह देते हैं कि उसे इन सब में पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब इस सब से दूर हम आशा और वीनू को घर पे देखते हैं। एक तरफ हम वीनू को बदहवास सी हालत में बैठा पाते हैं, तो वहीं आशा किचन में खाना बना रही थी। लेकिन आज हम आशा को पूरी तरह हारा हुआ पाते हैं। हम देखते हैं कि वो अपने और वीनू के खाने में अपने ही हाथों से जहर मिला रही थी। शायद वो मान चुकी थी कि इस जिंदगी से बेहतर उनके लिए मौत ही है। ऐसा ही सोचकर आशा वीनू और अपने लिए खाना परसती है, मगर वीनू यहाँ खाने से इनकार कर देता है। आशा उसे समझाती है कि वो एक बार खाना खा ले, उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुन हम वीनू को पहली बार अपनी माँ के सामने टूटते हुए देखते हैं। वो उनसे कहता है कि वो बस इतना चाहता है कि कोई उसकी बात पर यकीन करे। उसने जो कुछ भी देखा है वो सच है, लेकिन औरों की तरह उसकी माँ भी उसका यकीन नहीं कर रही है।
वीनू की बात सुन आशा भी बहुत दुखी हो उठती है और वो वीनू से कहती है कि उसने जिंदगी भर सब कुछ उसी के लिए किया है। वो जिंदगी में हर मुश्किल देखती आई है मगर अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। ये कहकर आशा खुद भी बहुत रोने लगती है और वीनू उन्हें शांत करता है, सेइंग कि चाहे जो भी हो जाए वो एक दूसरे का साथ देंगे। इस डिस्कशन के साथ हम माँ और बेटे के बीच पहली बार एक बहुत गहरा बॉन्ड देख पाते हैं। आशा भी समझ चुकी थी कि उससे कितनी बड़ी गलती होने वाली थी। वो उसी वक्त वो जहर वाला खाना फेंक देती है और जिंदगी का सामना करने का फैसला करती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। तो आगे हम वीनू को बाहर देखते हैं जो पानी पी रहा था कि तभी पानी का गिलास उसके हाथों से फिसल जाता है। हम देखते हैं कि वो ग्लास अपने आप सरक कर दूसरी तरफ चला जाता है। ये देख वीनू बहुत डर जाता है और उसी वक्त अपनी माँ को पुकारता है। आशा भी बाहर आती है और यहाँ वो पहली बार अपने सामने इस अनजान शक्ति का प्रकोप देख पाती है। डाइनिंग टेबल पे चीजें अपने आप बिखरने लगती हैं और तो और एक कुर्सी अपने आप नीचे गिर जाती है। अचानक इस हलचल से आशा और वीनू बहुत डर जाते हैं और दौड़कर खुद को एक कमरे में लॉक कर लेते हैं, लेकिन इससे भी कुछ नहीं बदलता। कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज गूंज उठती है, मानो कोई अनजान शक्ति लगातार दरवाजा पीटने लगी हो, जिससे आशा और वीनू बुरी तरह डर जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति बार बार उन्हें बाहर आने के लिए उकसा रही थी, मगर हम आशा और वीनू को किसी तरह एक दूसरे को संभालते हुए देखते हैं। शायद इसी हिम्मत के कारण कुछ पल के लिए चीजें शांत होती है। मौका पाकर ये दोनों बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन मेन डोर भी लॉक्ड था और इसकी चाबी अंदर रखी हुई थी। ऐसे में वीनू अपनी माँ को वहीं छोड़ धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ता है और इधर आशा जब पीछे मुड़ती है तो सामने का नजारा उसे भौचक्का कर देता है। उसके सामने अचानक ही एक फांसी का फंदा लटक गया था, मानो उसे खुद को मारने के लिए उकसा रहा हो। इधर कमरे में वीनू को भी एक काली परछाई दिखाई देती है। ये परछाई किसी छोटी बच्ची की थी, जो देख वीनू बहुत डर जाता है, मगर फिर भी वो हिम्मत करके किसी तरह चाबी उठा लेता है और वापस बाहर आता है। अब तक वीनू और आशा चारों तरफ से घिर चुके थे और उन्हें अपने आसपास उस आदमी, बीवी और उनकी बेटी तीनों की आत्मा इकट्ठा होती दिखाई दे रही थी। ये आत्माएं काली परछाई बनकर धीरे धीरे वीनू और आशा की तरफ बढ़ रहे थे, मगर आशा हिम्मत नहीं हारती। वो वीनू को संभालती है और उसे लेकर मेन डोर की तरफ भागती है। अब तक वो आत्माएं भी उनके करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर वीनू और आशा डोर खोलकर बाहर निकल जाते हैं। जाते हुए वीनू को सिर्फ दिखाई देते हैं किसी के डरावने हाथ जो उसे पकड़ने के लिए लपक पड़े थे। ये देख वीनू तेजी से चीख उठता है। यहाँ से सीन एक बार फिर कट होता है और हम अगली सुबह का समय देखते हैं। घर का सारा सामान ट्रक पे लोड हो रहा था, यानी कि वीनू और आशा अब ये घर खाली कर रहे थे। वहीं हम अंकल और जॉर्ज को भी यहाँ देखते हैं, जहाँ अंकल अब भी भूत प्रेतों वाली बात पे यकीन करने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि इस घर में कोई गड़बड़ नहीं है, मगर वो खुशी हैं कि आशा और वीनू अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे जॉर्ज उनसे कहता है कि कभी कभी कुछ बातों पर तभी यकीन होता है जब हम उसे अपनी आंखों के सामने होता देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बातें सच नहीं होती। फिल्म के फाइनल सीन में हम आशा और वीनू को साथ देखते हैं और वो पहले से बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं एंड होपफुली यहाँ से जिंदगी उनके साथ नरमी दिखाएगी। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म भूतकालम की पूरी कहानी, जो आशा और वीनू की जिंदगी, उनके मेंटल हेल्थ और उनके भूतिया घर के किस्सों पर रोशनी डालती है। कहानी को अगर हम प्योर ओल्ड स्कूल हॉरर लेंस से देखें तो आशा और वीनू के घर में कुछ बुरी शक्तियों का वास था। ये वही आत्माएं थी जिन्हें हम फाइनल सीन्स में देख भी पाए। बेसिकली उस मकान मालिक के बेटे का परिवार जिन्होंने अपनी जान यहाँ गंवाई थी। शायद इन्होंने ही वीनू के नानी की जान ली थी और फिर उन्हें भी मारना चाहती थी। ऐन मौके पर जब आशा ने जहर वाला खाना फेंक दिया तब आत्माएं उत्तेजित हो गई और इन पे हमला करने लगी। घर से भागते हुए हम वीनू को अपनी नानी की हाथें देखते हुए देख पाते हैं, जो किसी तरह उस डोर को पकड़ी थी। दिस कैन मीन कि वही उन्हें बचा रही थी। उन्हीं के कारण शायद वो जिंदा भाग पाए। अब दूसरे नजरिए से बात करें तो क्लियरली आशा के परिवार को मेंटल हेल्थ की दिक्कतें रही थी। इस कारण कई बार इंसान शेयर्ड डिल्यूजन का शिकार हो जाता है। यही नहीं, इससे पहले भी जो परिवार इस घर में रहने आया था उन्हें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ उनका इमेजिनेशन था? मेरे ख्याल से इस घर में ये दोनों ही प्रॉब्लम्स एक साथ रही होंगी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट कर लेती है। हो सकता है इस कारण से इस घर में पहले से डिप्रेशन का मरीज और भी अधिक प्रताड़ित महसूस करता हो, क्योंकि यहाँ आत्माएं मौजूद थी। अब अंत में हम यहाँ उस परिवार की आत्मा को भी देखते हैं, इसलिए ये थियरी भी प्लॉजिबल है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि भूतकालम एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। ये 2 घंटे की पूरी फिल्म बहुत डिफिकल्ट वॉच है, मतलब कि इन ए क्रिएटिव वे। यहाँ आशा और वीनू के स्ट्रगल्स, उन दोनों का आपस का मुश्किल रिश्ता, मिडिल क्लास जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, स्ट्रगल्स को बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे किया गया है। कुछ सीन्स जैसे थेरेपिस्ट के बदल जाने पे आशा का उठकर चले जाना या वीनू का बार बार रिजेक्शन झेलना,
किया और ऑल दिस टाइम एक ही घर के अंदर इतने सारे अनकंफर्टेबल डरावने सीन्स इन्हें बहुत रियलिस्टिक वे में शूट किया गया है, जो इस कहानी को हॉरर के अलावा और भी कई मायनों में कामयाब बनाती है। इसलिए मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई है। लेकिन यहाँ मेरा सवाल आपसे है कि आप क्या मानते हैं, क्या यहाँ भूत था या फिर यहाँ एक मेंटल इशू था फैमिली के अंदर, या फिर दोनों का एक कल्मिनेशन? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।